अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 8 है जिसमें हम थोड़े थ्योरी डिस्कस करेंगे। सारी की सारी चीज़ें एंगुलर और सर्कुलर रोटेटरी मोशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, व्हाट इज रोटेटरी मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो पता है सर्कुलर मोशन, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, दैट्स अ सर्कुलर मोशन। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप कहेंगे तो सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो उसकी जो है डेफिनेशन में हम चले जाते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन होती है जब हर पार्टिकल सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पैरेलल टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो, तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर दो गाड़ियां हैं, वो यूं जा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसमें बैठा और उसमें बैठा हुआ बंदा दोनों एक दूसरे को बिल्कुल वैसे के वैसे देख रहे हैं, उनको नजरें फेरनी नहीं पड़ रही हैं, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज हर पॉइंट किसी एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा हो, तो वो सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता है कि चीज जो होती है वो सर्कल में घूम रही होती है कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब कांस्टेंट स्पीड होगी, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन हो रही होती है, सर्कल में मूव कर रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई चीज सर्कल में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी हर अगले पॉइंट पर चेंज हो रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी कब कब चेंज होती है? दो वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, या चीज की स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। इन दो सूरतों में चीज की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट की जो सर्कल में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी हर लम्हा चेंज हो रही होती है, ठीक है ना। क्योंकि हर लम्हा वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, इसलिए उसमें एक सर्टेन एक्सेलरेशन होती है जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि चीज सर्कल में घूम रही है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है ना। तो ए सी उसका फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। इसकी वेक्टर फॉर्म ये है माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। आर जो है, जो जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना। दिस ए सी, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हर लम्हा चेंज हो रही होती है, हर हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन उसकी स्पीड हर लम्हा सेम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप v की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो वही है जो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब आप फैन को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर तक स्लो स्लो फिर तेज तेज होते होते कांस्टेंट स्पीड पे आ जाता है, उसके बाद वो उस कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। जब फैन ने स्टार्ट लिया था तब से जब तक उसने कांस्टेंट स्पीड नहीं हासिल की, तब तक उसमें एक एक्सेलरेशन थी, जो उसकी स्पीड जो घूमने वाली है वो कंटिन्यूसली बढ़ा रही थी, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन थी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर लम्हा उसमें है, वो चाहे स्लो चल रहा हो चाहे फास्ट चल रहा हो, वो ज़्यादा स्पीड पर डिपेंड करेगी। इस फार्मूला में आप v की वैल्यू पुट करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। चेंज जरूर हो रही होगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ रही है, लेकिन जब स्पीड कम या ज्यादा हो रही होती है उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है, वो ये होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT होती है, ठीक है। जैसे कोई जो है सर्कल में अगर चीज घुमा रहा हो, बाइक वगैरह घुमा रहा हो सर्कल में डेथ वेल में, तो वो अगर अपनी स्पीड कांस्टेंट रखे हुए तो जस्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड हो रही है, वो जो जिस वेल में घूम रहा होता है उसके अराउंड जो प्लैंक्स लगे होते हैं वो उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वो एक्सेलेटर दे रहा है, अपनी स्पीड ज्यादा कर रहा है, तो उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मौजूद होती है, ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वही नॉर्मल VF इक्वल टू VI प्लस AT के तरीके से निकलती है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों को मिला के आपको एक्चुअल एक्सप्रेशन मिलेगी, दैट इज अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, जो मैं बताता चला जा रहा हूँ बारी बारी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर कोई मोशन हो तो ट्रांसलेशनल मोशन होती है, ठीक है ना। और सर्कल में चल रही हो तो सर्कुलर मोशन होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगल को कहते हैं, ये थीटा, चीज यहाँ थी यहाँ आ गई,
कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक आने में, और कुछ उसने एंगल ट्रेवल किया है। वो जो एंगल है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसके आगे आप थीटा लगा सकते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द एंगल ट्रेवल्ड। ये जो एंगल होता है थीटा, ये दो तरह से मेजर किया जाता है, एक डिग्री में एक रेडियन में। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। थीटा, ये जो एंगल है ये रेडियन में अगर हम लें तो रेडियंस का मतलब होता है पाई रेडियन वगैरह जैसे होती है, पाई वगैरह की फॉर्म में जो होता है वो रेडियन होता है, और डिग्री होता है। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको लिखवा दूं कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियंस। तो अगर आपने 1 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 रेडियन कर देते हैं। जब भी आपको वैल्यू डिग्री में मिली हुई हो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, वो रेडियन में आ जाएगी। ये फार्मूला आ गया रेडियन में कन्वर्ट करने का। और जब भी रेडियन में मिला हुआ हो तो पाई नीचे ले आए, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू डिग्रीज में आ जाएगी। जो पाई रेडियन होता है वो वैसे 3.14 के इक्वल होता है, पाई की जो नॉर्मल वैल्यू। ठीक है ना, लेकिन अगर इस पाई रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर वो 57.8 डिग्री के इक्वल, 57.8 है या 57.3 है, इतने डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है ना, 57, 57, 57 और थोड़ा सा ज्यादा तो ये 180 डिग्री बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा 3.14 होता है। ठीक है, और पूरा घूमेंगे 2 पाई रेडियन हो जाएगा, यानी 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, और पाई का मतलब 180 होता है, और पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, और पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, और पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू जैसे ही होता है, ओमेगा थोड़ा गोल होता है, ओमेगा। The rate of change of angular displacement is angular velocity. Okay, angular velocity जो होती है that is delta theta upon delta t. The rate of change of angular displacement is the rate of change of distance is velocity s upon t. The rate of change of angular displacement is angular velocity delta theta upon delta t. ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियंस पर सेकेंड। जब चीज गोल घूम रही होती है ना, गोल घूम रही होती है, उसको आप लोग जो है एंगुलर, उसकी जो जितना गोल चक्कर काट रही होती है उसको आप लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं एक्चुअली। तो इसी के लिए गोल चक्कर पता करने होते हैं कितने काटे हैं, इसके इसका एक यूनिट है रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक आरपीएम का मतलब होता है, रोटेशन होती है पूरा चक्कर 2 पाई रेडियन, और मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। तो आप कह सकते हैं 2 पाई अपॉन 60 रेडियंस पर सेकेंड एक आरपीएम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज एंगुलर वेलोसिटी। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज एंगुलर वेलोसिटी। कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हुए हैं भाई? 5, तो एंगुलर वेलोसिटी 5 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। एक मिनट में कितने 500 रेवोल्यूशन भी तो एंगुलर वेलोसिटी 500 आरपीएम है। ठीक है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ये रहा, और एंगुलर वेलोसिटी के दो यूनिट्स ये रहे, एक रेडियन पर सेकंड और एक रोटेशन पर मिनट आरपीएम। रेडियन पर सेकंड से रोटेशन पर मिनट में जाने आने का कन्वर्जन ये रहा, ये 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60 रेडियंस पर सेकंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, बताता जा रहा हूँ।
एंगुलर एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं अल्फा से, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये हो जाता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी, जो भी नाम दे दे इसको आप, ठीक है ना। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो इसका यूनिट रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, मतलब वही डिस्क वाली बात, अगर उसकी रोटेशंस बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली हर सेकंड में तो उसकी अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट स्पीड से जैसे फैन चल रहा है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटेशन चेंज होने को आप एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। और नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ रहे हैं अगर तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नंबर ऑफ रोटेशन कम हो रहे हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम है, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बताई मैंने आपको। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन जब भी निकालनी हो तो यू यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर रोटेशन आपकी यूं चल रही है, अपना एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो आप फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज बंद कर लें। एंटी क्लॉकवाइज बंद करें, अपवर्ड जो आपका थंब की डायरेक्शन है ये एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज चल रही है तो आप क्लॉकवाइज मोड़ लें फिंगर्स को, तो थंब डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो राइट हैंड थंब रूल से आप एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है तो दोनों की डायरेक्शन मतलब सेम है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव ली जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यूसली। अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव ली जाएगी, यानी उसकी स्पीड कंटिन्यूसली कम हो रही है। जैसे ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ली जाती है, जिसको आप डेसेलरेशन कहते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चल रहा होता है, ठीक है ना। और यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह की, तो इसको आप यूज़ करके ये भी कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी है तो आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कर सकते हैं। और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर है तो एस की जगह थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस वन अपॉन टू एल्फा टी स्क्वायर। और टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है तो टू एल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर का फार्मूला आपको ये उस वक्त करते हैं जब यही सब कुछ कहा हुआ कि भाई इतनी स्पीड से स्टार्ट हुआ है फैन, इतनी स्पीड उसने अटेन कर ली और इतने टाइम में उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या थी या उसने कितने रोटेशंस ट्रेवल किए हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला आप लोगों को काम आ सकता है अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो सही है। तो इसके बाद हम जो है लीनियर क्वांटिटीज अल्फा और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और ओमेगा क्या क्या रिलेशन है, उस तरफ चलते हैं। जो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, एस नॉर्मल डिस्टेंस है और थीटा एंगुलर डिस्टेंस है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v नॉर्मल वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, a नॉर्मल एक्सेलरेशन है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। इन सब में r रेडियस है, ठीक है ना, कितने रेडियस में चीज घूम रही है, ठीक है ना। तो वो r अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं कुछ और चीजों की तरफ। सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट बता दूं। जो मैंने बताया था ना कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा हो तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन that is being provided it to the object by your, like if you are moving it holding the rope in your hand, so that acceleration is being provided by your hand। आप हाथ से अगर कोई चीज घुमा रहे हैं तो आपका हाथ वो एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, एक्चुअली वो फोर्स आपका हैंड प्रोवाइड कर रहा होता है।
तो सेंटीपिटल फोर्स जो होती है वो होती है MAC, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r है, तो ये जो फोर्स होती है mv स्क्वायर अपॉन r होती है। ये सेंटीमीटर फोर्स जरूरी होती है अगर आप इस चीज को सर्कल में घुमाना चाह रहे हैं, चाहे वो धागे से बांधी हुई है, चाहे वो किसी चीज से नहीं बंधी हुई, आप कोई टर्न कर रहे हैं अगर, तो आपको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है। अगर किसी रस्सी के साथ चीज को बांध के घुमाया जा रहा है तो जो सेंटीमीटर फोर्स है वो रस्सी की टेंशन प्रोवाइड कर रही होती है। अगर टेंशन से ज्यादा आगे वेट होगा तो रस्सी टूट जाएगी। अगर आप कोई गाड़ी घुमा रहे हैं गोल टर्न पर, तो वो फोर्स जो सेंटीपिटल फोर्स है वो जमीन और टायर के बीच की जो फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड कर रही है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप गोल में नहीं घूम सकते। आपने देखा होगा अगर तेजी से आप गोल टर्न काटने लगते हैं तो बाहर की तरफ को गाड़ी उलट जाती है। इसी वजह से टर्न जो होते हैं हाईवेज वगैरह पर वो खुरदुरे स्मूथ नहीं होती, रफ सरफेस होती है, ताकि ज्यादा आपको सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन मिल सके। इस तरह से ऊपर की तरफ से जो है बाहर की तरफ से रोड ऊपर को उठा हुआ होता है ताकि गाड़ी बिल्कुल प्लेन जाने की बजाय टेढ़ी होकर गुजरे, ताकि अंदर की तरफ रहे उसका झुकाव, क्योंकि गिरने का खतरा बाहर की तरफ होता है। तो आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही होती है इस तरह से करके, ठीक है ना। सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r होती है। आपका मास ज्यादा होगा तो भी सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, और रेडियस ज्यादा होगा तो आपको फोर्स कम चाहिए होगी। यानी अगर लंबे सर्कल में आप घूम रहे हैं, जैसे हाईवे पर अगर टर्न होते हैं तो बड़े बड़े टर्न होते हैं, रेडियस बहुत ज्यादा रखा जाता है, शार्प टर्न्स नहीं होते। शार्प टर्न पे आपके उलटने का खतरा होता है, ठीक है। और वेलोसिटी बढ़ाने के साथ जो सेंटीपिटल फोर्स है उसका रिलेशनशिप सीधा नहीं है, ये मतलब स्क्वायर है एक्चुअली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन इस टू द स्क्वायर है। तो अगर आपकी स्पीड डबल हो जाएगी तो आपका उलटने का चांस 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 4 टाइम्स ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि v स्क्वायर है ना। तो इसलिए आपकी स्पीड अगर डबल हो रही है तो आपको एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन है वो 4 टाइम्स ज्यादा चाहिए होगी, वरना आप जो है बाहर की तरफ उलट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटीपिटल फोर्स है, और जब तक चीज सर्कल में घूम रही है तब तक सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होती हैं। ज़ाहिर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो चीज को बाहर की तरफ खींच रही होती है, और सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ को प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब तक इक्वल रहेगी तब तक चीज सर्कल में घूम रही है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी सेंटीपिटल फोर्स से तो चीज सर्कल में घूमना बंद कर देगी। जब तक दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तब तक चीज सर्कल में घूमती रहेगी, ठीक है। और कुछ एंगुलर की और क्वांटिटीज हैं, एंगुलर मोमेंटम वगैरह है, वो भी देख लेते हैं। मोमेंटम मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब बताना पड़ेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक आया हुआ है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। जैसे एक बंदा है उसने 5 किलोग्राम का वेट पकड़ा हुआ है और एक बंदा उसने 10 किलोग्राम का वेट पकड़ा हुआ है, दोनों को अगर रनिंग करवाई जाए तो दोनों एक ही वक्त में जो है इसको जो रिबन है उसको टच कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट प्राइज किसको देंगे? यकीनन आप उसको देंगे जिसने 10 किलोग्राम का वेट उठाया हुआ था। इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ स्पीड को चेक नहीं किया, आपने उसके मास को भी चेक किया। क्या जानने के लिए? क्वांटिटी ऑफ मोशन जानने के लिए। तो मोमेंटम एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन ही होती है इन एन ऑब्जेक्ट। क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये इसकी डेफिनेशन है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब जो ट्रक होता है अगर वो 50 की स्पीड से आ रहा हो तो उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अगर एक बाइक 50 की स्पीड से आ रही हो, बाइक या बाइसिकल, तो उसके अंदर मोमेंटम बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड भले दोनों की सेम हो। इसीलिए ट्रक को रोकना मुश्किल होता है उसके मोमेंटम की वजह से, और साइकिल को या बाइसिकल को रोकना आसान होता है, ठीक है ना। तो मोमेंटम बताता है कि आप के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर इसकी स्पीड भी 5 हो, इसकी स्पीड भी 5 हो, तो इसका मोमेंटम 50 हो जाएगा और इसका मोमेंटम 25 रहेगा, सही है। तो ये मोमेंटम होता है नॉर्मली जो चीज़ में क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। ये स्ट्रेट लाइन में चलने वाली चीज़ों की बात हो रही थी। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो फर्क कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि चीज़ सर्कल में घूम रही है। जब चीज सर्कल में घूम रही होती है तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, ठीक है ना। और उसमें बस फर्क क्या आता है कि एम वी
आर लग जाता है और उसको हम एल से शो करते हैं। एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। और ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है, पी से शो किया जाता है, जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो हमेशा, इसका फार्मूला यू बनता है एम वी क्रॉस आर, यानी वी और आर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स की, तो उसका जो रिजल्ट होता है उसकी डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी वी और आर की, यानी ये जो सर्कल है इसकी जो अगर ये बोर्ड के ऊपर बना हुआ है तो एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड होगा, ठीक है ना, और या इनवर्ड होगा, यानी परपेंडिकुलर, वही राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन is always perpendicular to the plane of v and r। वही जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी टू द प्लेन ऑफ, वो जो प्लेन था ना उसके परपेंडिकुलर थी, ठीक है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर थी, एंगुलर मोमेंटम की, टॉर्क की, इन सब क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा या एम वी क्रॉस आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम सर्कल में चलने वाली चीजों के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। दिस इज एनालॉगस टू द मोमेंटम, बिल्कुल सेम वही चीज है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो लीनियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए है, और ये जो सर्कल में चल रही होती है चीजें उनके लिए होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा देख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपने सुना होगा, सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, ठीक है, और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा। इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वो पॉइंट है जहां पे उस आपको वेट आपका एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। अब एक बात सुन लें कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी, जैसे हमारी फील्ड है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होते हैं। इन अ यूनिफॉर्म gravitational field, the center of mass is the same as the center of gravity। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैट्रिक में लेबोरेटरी में निकाला होगा। वो आपको एक गत्ते का पीस दे देते थे और उसको आप जो है डिफरेंट डायरेक्शन में लटका लटका के चेक करते थे कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता है, लाइंस को सीधा सीधा क्रॉस करके, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आमतौर पर जो अर्थ की फील्ड में सेंटर ऑफ मास भी वही होता है। डेफिनेशन डिफरेंट है। डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की ये होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या थी कि वेयर द वेट एक्ट्स, the point where the weight acts। center of mass होता है the point where the total mass is concentrated, ठीक है ना। ये सारे का सारा मास किस तरफ, जैसे आपने एक जनरेटर रखा, ठीक है, जनरेटर उठाते हैं तो एक तरफ हैवी होता है एक तरफ हल्का होता है ना। जब बाइक के ऊपर रखते हैं तो आप जो है उसका जो हैवी वाला पार्ट है वो ऊपर कर देते हैं। अगर आप उसको नॉर्मली बिल्कुल बैलेंस करके रखना चाहेंगे, दिखने में बैलेंस नजर आए, तो एक तरफ को जो है उलट जाएगा, क्यों, उस तरफ को हैवी होता है। आप उसका वो हिस्सा बिल्कुल ऊपर करके रख देते हैं और बाकी हिस्सा सारा बाहर लटक रहा होता है। तो मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, उस साइड पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसी तरह से जब वो गांव देहातों में खवातीन सर के ऊपर वो घड़ा रख के जा रही होती है तो वो भी इस तरह से बैलेंस करती हैं कि वो सेंटर बिल्कुल सेंटर पर आ जाए, ठीक है ना। ताकि या आपने कोई चीज ऐसी इरेगुलर सी सर पे रखनी है तो आप उसका वो हिस्सा सर के ऊपर रखेंगे जिसमें वेट ज्यादा होगा, बाकी हिस्सा बेशक बड़ा हो लेकिन बाहर को लटकता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ओके। और आप जब फोर्स लगा रहे होते हैं उसी जनरेटर को या उसी ऑब्जेक्ट को, तो आपकी जितनी भी फोर्स से लग रही होती हैं वो सारी उस सेंटर पर लग रही होती हैं। वो फोर्सेस लगने से वो सेंटर जिस तरफ को मूव होगा उस तरफ को चीज मूव होगी एक्चुअली। तो सेंटर ऑफ मास जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर क्वांटिटीज वगैरह पढ़ते हुए हमारे लिए काफी काम का होता है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास निकालने के फार्मूलाज भी हैं बट उस चक्कर में पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
तो सेंटर ऑफ मास आपकी जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं उसको निकालने में हमारा काम आता है, ठीक है ना, जब उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए जाते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड एक दो क्वांटिटीज और बची हुई हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ग्रेविटेशन है। इन दो टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में जाके हम जो है अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। और इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं और ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स भी हैं, और स्टिल वी हैव अ बिट ऑफ लेक्चर्स लेफ्ट, तो उनमें हम लोग उन चीज़ों को कवर करते हैं। तो ये डेफिनेशंस वगैरह सारी जो हैं ये आप अपनी जो बुक है उसमें से एक्सप्लेनेशंस की पढ़ सकते हैं डिटेल में, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। और अगले लेक्चर में हम जो है थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, और उसके बाद जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कुछ बचे हुए हैं, ज़ाहिर है इस लेक्चर में नहीं मैंने कवर किए, तो अगले लेक्चर में कवर करूँगा। फिर हमारे 2-3-4 लेक्चर्स इन्हीं चीज़ों के अराउंड घूमेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशंस, और जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है हीट, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की तरफ चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।